enjoying the feedback? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन जो काम इस ड्रामे में सना और फरहान कर गए हैं, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी टेलीविजन में इस तरह का काम रेगुलरली देखा गया हो। जब आप एक्टर बन गए तब कॉन्फिडेंस आया? 2004 में अपना पहला सीरियल कर रहा था, उसमें एक सीन था जिसमें मुझे अंबर को हक करना था। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ हीरो, देन आई केप्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स एंड दे टर्न्ड मी इनटू व्हाटएवर दे वांट मी टू बी। अच्छा, मैं कुछ मौलवीइस्ट भी था उस टाइम पे, मैं रोजे वगैरह रखता था, नफली बहुत ज्यादा, नमाज उस वक्त भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, हम कैसे करूँ, ये वो सारे मजाक उड़ा रहे हैं। लाल हो गया ना बिल्कुल मैं, एम्बेरसमेंट ज्यादा है और रोमांस कम आ रहा है। यार प्यार करते हो तो इससे दिखाओ। उन्होंने घुमा फिरा के किसी तरह वो सीन निकाल दिया। अब इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि किसी को गले लगाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, पता ही नहीं चलता। वो सादगी मैं मिस करता हूँ। आप गले लगा लें, 15 मिनट के लिए गले लगाए रखें, कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आप मशीन है, बस यूं करके। आप किस किस्म का रोमांस दिखाना चाह रहे हैं? बेहतर लिखे हुए चीजें होंगी ना तो फिर रोमांस बनता है। राहत काज़मी साहब का रोमांस क्यों नजर आ जाता था। आज के दौर में बिलाल अब्बास अच्छा काम कर जाता है, अहमद अली अकबर। एक बार मैंने मलेशिया के ट्रिप के चक्कर में हम टीवी का लीड छोड़ दिया। मेरे कातिल मेरे दिलदार एक ड्रामा आया था, वो एहसन वाला रोल मुझे ऑफर हुआ था। मलेशिया में मेरे चारा घर बन रहा था, जियो का सीरियल। मैंने कहा मलेशिया देख के आ जाएंगे, मैंने वो हम टीवी का छोड़ दिया। बीच में काम नहीं हो रहा था एंड यू वेंट थ्रू अ डिप्रेसिव फेज। 23 के अप्रैल से लेके कोई ऑफर नहीं, कोई कॉल नहीं। टाइम जा रहा है, अप्रैल 2024 आ गया। बीच में मेरे डैड का इंतकाल हो गया जुलाई 2024 में। पिछले साल मई 27 को मुझे स्पाइनल इंजरी हो गई। 103 दिन मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। वो आदमी जो 24 की अक्टूबर में बैठा हुआ था कि यार अब पता नहीं मेरा करियर खत्म हो गया है, अब कोई पूछेगा नहीं। 2026 में एज एन एक्टर जो जिंदगी करवट ले रही है, वो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। लोगों की नजरें मेरी तरफ फिर रही हैं जिन्हें मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल। हमेशा ह्यूमिलिटी में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ सबसे। हाउस योर रिलेशनशिप विद अल्लाह? मेरा मालिक मुझे हर नुकसान से वापस लेके आ जाता है, कभी ज्यादा दिन परेशान नहीं रहने देता। जिसकी तरफ अल्लाह नजर फेर दे वो बड़ा हो जाता है, जिससे वो नजर हटा ले वो छोटा हो जाता है। यही दुनिया है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेहमान हैं हमें बड़ा गुस्सा दिला रहे हैं, बस तेरा साथ हो। वो निकाल देते हैं अंसा को घर से बाहर। हम कहते हैं भाई क्या कर रहे हैं, साथ साथ तपिश में भी आजकल हम उनको देख रहे हैं। 2005 से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ ऑल्सो वो एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी जद्दोजहद रहती है उनकी। तो टीपू शरीफ आज हमारे साथ हैं और उनका एक टर्किश नाम भी है जो मैं कोशिश करूँगी प्रोनाउंस करने की, योगुच, राइट? या मैं बहुत घबराई हुई थी पर उन्होंने कहा नहीं कोशिश करने, तो मैंने कोशिश की है। तो मालूम करते हैं कुछ उनके जर्नी के बारे में। व्हाट आर द चैलेंजेस राइट नाउ, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर हिम, और वो अंसा को इतना तंग क्यों कर रहे हैं। तो मिलते हैं और कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर मेरी कमिंग। इतनी औकात और वुसअत नहीं है कि आप लोगों जैसे बड़े बड़े इदारे और इंसान मुझे बुला लेते हैं। नहीं ऐसे तो नहीं बोले आप, यू आर सच अ ग्रेट एक्टर। आपके बहुत हमने ड्रामे देखे हुए माशाल्लाह से, यू डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव अ बिग करियर एट द यू नो आपके पीछे। जिसकी तरफ अल्लाह नज़र फेर दे वो बड़ा हो जाता है, जिससे वो नज़र हटा ले वो छोटा हो जाता है। यही दुनिया है। ट्रू ट्रू। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंजॉयिंग द फीडबैक ऑन योर कैरेक्टर? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत खुश। आई कुडंट बी हैप्पियर। इसमें कासिम अली मुरीद की सबसे ज़्यादा मेहनत है, सब्र है, टॉलरेंस है। आई एम नॉट एन ईजी पर्सन टू वर्क विद। मैं नाराज़ भी हो जाता हूँ, इरिटेट भी हो जाता हूँ, मेरे अपने विम्स भी हैं, मूड्स भी हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को समझा, बर्दाश्त किया और उन सारी चीज़ों को लेके चले और आरिफ को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाया। मैं एक ब्लैंक शीट लेके गया था जिस पे थोड़े थोड़े रंग भरे हुए थे, उसके रंगों को नुमाया कासिम अली मुरीद ने किया और मेरी जो को स्टार थी आलिया अली, उनकी एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन जो काम इस ड्रामे में सना और फरहान कर गए हैं, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न में इस तरह का काम रेगुलरली देखा गया हो। मैं अपने अल्फाज चूज़ करके बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े एक्टर गुजरे हैं पाकिस्तानी टीवी पे और आज भी मौजूद हैं, कर रहे हैं हमारे सामने। लेकिन बहुत पाए की एक्टिंग है, बहुत पाए की एक्टिंग है। सना रियली टॉर्चर्ड हरसेल्फ फॉर दिस रोल। आपने देखा उनके? हाँ, मतलब एक ऐसा मोमेंट था जब मैं सना का हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल रहा था ना, तो वो एक्चुअली शिवर कर रही थी।
ओके। वो बहुत इमोशनल हुई थी, तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद उसने थोड़ा ब्रीथ किया, फिर वो ठीक हो गई। वो असल में तकरीबन 1.5 दिन हम वो शूट कर रहे थे वो सीक्वेंस, क्योंकि वो रात को ही करना था और वो बड़ा क्वाइट सा इलाका है, वो लोग अलाउ नहीं करते देर तक शूट करना, तो बहुत सारी चीज़ें और हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मोहल्ले वाले ये वो भी देख के परफॉर्म करना पड़ता है। पीछे से पटाखे चलने शुरू हो गए थे, बीच में किसी की शादी हो रही थी, ढोल बज रहा था, तो वो सब भी अब आप देखें क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो सना एज पे थी बिल्कुल, कासिम भी उसको बहुत पुश कर रहा था कि सना अच्छा करना है ये वो, क्योंकि ऑन द फ्लिप साइड फरहान की तरफ जो था घर, उन्होंने बड़ा इंटेंसली काम किया था और वहाँ बड़े बड़े नाम हैं, शगुफ्ता जी हैं, सबा जी हैं, फरहान भाई हैं, ये लोग हैं, ये दीज आर ऑल पावरफुल एक्टर्स, तो उनको मैच करने के लिए उसी लेवल तक लेके जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अच्छा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन ड्रामे को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी फर्स्ट। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, माशाल्लाह से आपका बड़ा मुझे लगता है बड़ा रिच बैकग्राउंड है, फ्रॉम टर्किश साइड, टर्की की साइड से भी आपको एक बैकग्राउंड मिला हुआ है, और जो आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे इंडिया की साइड से भी, यू नो, और बीच में आप यहाँ पाकिस्तान में आके रह रहे हैं विद द टू कॉम्बिनेशंस। आपको लगता है एज अ पर्सन इसने इम्पैक्ट किया, इतना डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर जैसे आप बात कर रहे थे, यू नो? कल्चर्स और जहनों का जो तबादला होता है, जो मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल एक्सपोजर से आपको मिलता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे वालिदैन ने बहुत दुनिया देखी हुई थी और ग्रैंड पेरेंट्स ने भी बहुत ट्रैवल किया हुआ था और बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो उसकी वजह से जेनेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव अ लॉट मोर टू ऑफर पाकिस्तानी मीडिया दैन व्हाट दे आस्क ऑफ मी। मेरे पास बहुत ज़्यादा है देने को, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, इतना कुछ अब आज भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, बट यहाँ पर हम एक रट से बाहर नहीं निकल पाते। मसला ये है, जो पॉपुलर ट्रेंड होगा उसी को फॉलो करेंगे। इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, और मैं ये नहीं कह रहा कतन कि मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मगर हमारा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है कि हम माशरे को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ भी लेके जाएँ। हम वही चीज़ें अगर बेचते रहेंगे जो चल रही हैं, तो फिर हमारा इन्फ्लुएंस क्या है? हम इन्फ्लुएंसर कैसे हुए? हम तो फॉलोअर हुए ना, हमेशा बॉदर करती है। हम तो फॉलोअर हुए, हम इन्फ्लुएंसर तो नहीं है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो माशरे को कोई ट्रेंड दे, और वो ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि मैंने वो गाना देखा और मैंने उस पर डांस किया तो सब अब मुझे देख के वही डांस कर रहे हैं, ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ये है कि मैंने 1000 दरख्त लगाए, तो अब आप लोग भी 1000 दरख्त लगाएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इस किस्म के ट्रेंड्स भी तो दो, कोई तो दे। इज दिस द रीज़न आप एनिमल्स की तरफ जाते हैं, या बचपन से आपको एनिमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी क्या? नहीं, मुझे बचपन में कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी, मुझे बिल्लियाँ क्यूट लगती थी और कुत्तों से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था। अच्छा। सो मच सो कि अगर किसी के घर में कोई कुत्ता होता था तो मैं पहले उसको बंद करवाता था, फिर उन लोगों को सामने खड़ा करवाता था, फिर कहता था अब मैं अंदर जाऊँगा। और अब वही आदमी कराची की या पाकिस्तान की शायद कुत्तों की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक है कि इनके खिलाफ जुल्म मत करो। कोई ज़्यादा असर नहीं होता हमारी कोशिशों का, मगर हम लगे फिर भी रहते हैं। तो ये कैसे आया चेंज? व्हाट मेड यू चूज दिस वन कॉज? ये 2012 की बात है। आई लॉस्ट माई अडॉप्टेड मदर इन जून। उनका इंतकाल हुआ था, जिन्होंने मुझे बड़ा किया पाल के। और उसके कुछ महीने के बाद मैं लाहौर शूटिंग करने के लिए गया था, वहाँ से वापस आया। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का एंड था, जनवरी की बिगिनिंग थी। तो नीचे जो मेरे फ्लैट है वहाँ पर एक बिल्ली के ने बच्चे दिए हुए थे मैट के ऊपर, उनके दरवाजे पे 4 बच्चे। मैं 2 दिन बाद फिर मैंने लाहौर जाना था, मैं फिर चला गया स्पेल के लिए। वापस आया 3 दिन बाद, तो मैंने पूछा वो बच्चे कहाँ गए, वो बिल्ली ने दिए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि उनको बोरी में डाल के फिकवा दिया गया। फिकवा दिया गया, इसका क्या मतलब होता है? हमारे वहमो गुमान में भी नॉर्मल पब्लिक के कि बोरी में डाल के फेंक भी देते हैं, तो कहीं फिकवा दिया। तो मार्केट पे छोड़ के आ गया। तो मैं अपने मोहल्ले की मार्केट पे वहीं सूटकेस छोड़ के गया, और मैं वो 2 बच्चे उनमें से मुझे मिल गए, वो मैं वापस लेके आ गया। 2 और मुझे कभी नहीं मिले, और माँ भी नहीं मिली। बिल्लियों को अगर आप रिलोकेट करते हैं ना कहीं, तो माँ बच्चों को छोड़ जाती है। अच्छा, माँ नर्वस होकर छोड़ जाती है, और वो बच्चे चाहे दूध पीते हों या जैसे भी हों, वो आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि माँ चली जाती है, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो बेसिकली आप डेथ सेंटेंस दे रहे हैं जानवर को। आपने अगर माँ समेत किसी को मूव किया, वो बड़ा जानवर जो है वो हमेशा अपनी जगह ढूंढने के लिए निकल जाएगा, उसको बच्चे दोबारा नहीं मिलेंगे।
बिकॉज उसको वो जगह नहीं पता। तो ये रीलोकेशन एक जुल्म है। एनीवे मैं उनको लेके आ गया, वो 2 बच्चे बड़े हुए, फिर 2 से वो 4-5 को मैं नीचे खाना देने लग गया, फिर 5-6 को देने लग गया, फिर एक कुत्ता आया, उससे मैं डरता रहा, डंडा लेके जाता था, फिर डंडा छोड़ दिया, फिर एक दिन उसने मुझे सूंघा, फिर एक हफ्ते बाद मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, फिर दोस्ती हो गई ऐसी। And that's how you started कि मुझे इनके लिए आवाज़ उठानी नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाने का मेरा प्लान था, ना कोई मिशन था। मैं बस करता गया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला मुझे इस तरफ माइल करता गया। मैं भी बचपन में जब रोटी लेने जाता था, छोटा था तो पैदल जाता था, तो अगर कुत्ते भौंकते थे तो मैं भी ज़मीन पे उन पत्थर मारता था कि ये भाग जाएं दूर, मुझे भी डर लगता था। लेकिन ये गलत चीज़ है, आपको कोई हक नहीं है। चाहिए कुछ भी नहीं करे, अपना काम करें। तो डर लगता है ना वो आके आपको अटैक कर लेंगे। कब करते हैं वो? ओके, करते कब है? नहीं। ओके, सो आप जस्ट इग्नोर कर दें और चले आगे, चलते जाएं। करते वो नहीं है, उनकी इंस्टिंक्ट है कि वो रात को, अब मुझे बताएं, रहने के लिए आपने ना जंगल छोड़े ना पहाड़ छोड़े, हर जगह तो आपको सोसाइटी बनानी है। जानवर कहाँ जाएगा? ठीक है, दिन जागने के लिए रात सोने को बनाई है अल्लाह मियाँ ने। आप रात को भी जागना चाहते हैं और पूरी रात पार्टी भी करना चाहते हैं। सुबह 6 बजे भी आपने पार्टी करनी है, 5 बजे भी पार्टी करनी है, 4 बजे भी एक काम करना है, 3 बजे भी ऑफिस जाना है। तो जानवर के लिए ना टाइम है ना दुनिया बची है, वो किधर जाए? हाँ, अब यही कुत्ते अगर हम खा सकते या बेच सकते तो इनको भी हम बादाम और पिस्ते खिला के बड़ा कर रहे होते, इनको भी हम काजू खिला रहे होते और बोलते ये 5 लाख का कुत्ता है, हमारा देसी सिंध का खास कुत्ता है ये, इसको हमने बड़ा किया है, पंजाब का खास कुत्ता है, रहीम यार खान में हमने इसको बड़ा किया है पाल पाल के। अगर वो बिक सकता होता। बेसिकली इंसान अपॉर्चुनिस्टिक है, उसको जो चीज़ फ़ायदा देती है वो उसको इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेसाल करता है, एक्सप्लॉइट करता है उसको। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब अगर इनको कल पता चल जाए कि ये जो हमारे नीम के दरख्त कराची में लगे हुए हैं इनसे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, आप देखिएगा 10,000 ये नीम लगा देंगे कि यार इसमें से कुछ हम बेच सकते हैं, पैसा बन जाए बस किसी तरह से। ये है यहाँ का रूल। अच्छा ये बताएं, आप IBA से पढ़े हुए? जी। सो जिस टाइम पे आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे IBA बहुत स्ट्रिक्ट होता था या रिलैक्स हो गए थे? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। हमारा BBA 1 था, 1998 था, और हमारी एक क्लासमेट थी जो जीन्स पहन के आई थी फर्स्ट टाइम। ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस उनको बुला लिया गया था कि आप ये जीन्स पहन के आई हैं, आइंदा से आप शलवार कमीज़ में आएँ, यहाँ पे पैंट्स और जीन्स अलाउड नहीं है। और अब उसी यूनिवर्सिटी में लोग स्लीवलेस भी पहन रहे होते हैं, दुपट्टे भी नहीं होते, अब कुछ भी नहीं होता। फ्रैंकली आई एम ऑल फॉर इट। इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो निक्कर पहने, कुछ भी पहने, जो उसका दिल चाहे पहने। यूनिवर्सिटी का एक डेकोरम होता है अपना, आई एग्री, तालीमी इदारा है, पाकिस्तान है, माशरा है, सब कुछ है, एक हिसाब से चले। मगर वो जीन्स वाली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन थी, टू मच था वो। हम लोग तो डर के मारे परेशान हो गए कि यार ये क्या। हमें बिल्कुल ऐसे होता था कि हम किसी जेल में आए हैं। जेल में आए, और बिल्कुल वहाँ पे कोई आर्टिस्टिक मोटिवेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। आपको बस पढ़ना होता था और एग्ज़ाम क्लियर करने होते थे। मेरी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई वहाँ जाके, मेरी सारी इंक्लिनेशन ख़त्म हो गई। कुछ भी नहीं था सिवाय पीछे के पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेल सकते थे। कौन सी यूनिवर्सिटी कैंपस पे थी ये? सिटी कैंपस। सिटी कैंपस। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, आज भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, आज भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और मैं एक बेहतरीन बड़े कॉलेज से पढ़ के निकला था, ये DHA वाला कॉलेज खैबान राहत। वहाँ स्विमिंग पूल भी था, तो क्रिकेट ग्राउंड भी था, बास्केटबॉल कोर्ट भी था, बहुत ज़्यादा। ऊपर से ऑल बॉयज़ के पढ़े हुए लड़कियां हमें अलग कंफ्यूज करती थी क्योंकि समझ ही नहीं आता था इनसे क्या बात करनी है। स्कूल भी ऑल बॉयज़ था, कॉलेज भी ऑल बॉयज़ था, मुझसे बात ही नहीं होती थी। इनसे क्या बात करें, हमारी तो लड़कों की तो बातें ही अलग होती हैं, खेल कूद की बातें होती हैं, लड़कियों की बातें होती हैं, या वीडियो गेम्स की बातें होती हैं, ये बातें होती हैं। लड़कियों से आप लड़कियों की बातें तो नहीं कर सकते कि यार ये बड़ी अच्छी लड़की है, ये तो नहीं कह सकते लड़की को जाके। तो या तो मुंह बंद रहता था, या कोई बकवास बात निकलती थी मुंह से जो फिर और आपका इंप्रेशन खराब कर देती थी। लड़की आपस में really stupid to talk to, और ये वो इस तरह वो लड़कों के बारे में बातें करती थी भाई वो। लेकिन जब आप एक्टर बन गए तब कॉन्फिडेंस आया? जब मैं 2004 में अपना पहला सीरियल कर रहा था जो जलील अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे, कुच्चू, मरीना के हस्बैंड, मरीना आपा के, मरीना खान। तो उसमें एक सीन था जिसमें मुझे अंबर को हग करना था, जो मेरा लव इंटरेस्ट होती है। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ हीरो, देन आई केप्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स एंड दे टर्न्ड मी इनटू व्हाटएवर दे वांट मी टू बी। तो उसका मैं हीरो था। तो हाँ, तो बस वो जब आप निकल पड़े गलत राह पे, तो फिर उसके बाद
वो स्पाइरल ही होता है जो जा रहा होता है। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि आजकल मुझे बड़े इदारे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो इस काबिल अब रहा नहीं। एनीवे ऐसे तो नहीं कहे। अच्छा तो फिर क्या हुआ? खैर तो वो अंबर को मैंने हग करना था सीन में, और वो मुझे 5 दिन से बताया जा रहा है कि यार वो सीन आ रहा है। अब वो मेरे सर पे सवार हो रहा है, मुझे हगिंग वगैरह की आदत नहीं है इस तरह, उस वक्त मतलब नहीं थी। अच्छा मैं कुछ हल्का फुल्का मौलवीइस्ट भी था उस टाइम पे। मैं रोज़े वगैरह रखता था, नफली बहुत ज़्यादा, नमाज उस वक्त भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस वक्त मैं ज़्यादा मौलवी था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, मैं कैसे करूँ ये वो, ऊपर से मैं शर्माऊँ। अंबर थी भी क्यूट। अच्छा अब बोली यार ये तो बड़ा अजीब सा है। तो खैर जब वो सीन हुआ तो मुझे सारे मजाक उड़ा रहे हैं, लाल हो गया ना बिल्कुल मैं, एम्बैरस हो के, और वो बार बार गले लगना है, बार बार गले लगना है। फिर अब इस साइड से, अब इस साइड से, अब क्लोजअप है, ये वो। अब समझ नहीं आ रही, अब मैं एम्बैरसमेंट ज़्यादा है और रोमांस कम आ रहा है। यार प्यार करते हो तो इससे दिखाओ दिखाओ। फिर कुछ कर आके किया उन्होंने, घुमा फिर आके किसी तरह वो सीन निकाल दिया। उसके बाद अगला सीन उन्होंने दिखाया कि किसी को अपने ऑफिस में डांट रहा है। अब वो जो मुझे चिढ़ हुई थी ना कि ये मैंने गलत किया और ये वो जब गुस्से वाला सीन आया तो वो सुनाई मैंने उसको, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, यूं करके। तो वो कहते हैं यार एंगर वाले सीन्स तुम सही करते हो, रोमांस तुमसे नहीं होता। अब इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि किसी को गले लगाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, पता ही नहीं चलता। यकीन करें कोई असर ही नहीं होता। वो सादगी मैं मिस करता हूँ। बट अब इतने ट्रेन हो गए कि आप गले लगा लें, 15 मिनट के लिए गले लगाए रखें, कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आप मशीन है। आप मशीन है और आसपास जो 40 लोग हैं उनको भी कोई असर नहीं होता, बस यूं करके फुल नाटक करें। ये रोमांस हो गया। तो आप किस किस्म का रोमांस दिखाना चाह रहे हैं? आपके आइडियल क्या है जिस पे कोई फीलिंग आए? क्या आपके ख्याल में ऐसा दिखाएं? बेहतर लिखे हुए चीज़ें होंगी ना तो फिर रोमांस बनता है। राहत काज़मी साहब का रोमांस क्यों नज़र आ जाता था। चलो आज के दौर में आ जाते हैं। मैं अपने एक रिलेटिवली जूनियर की बात करता हूँ, मुझे अच्छा एक्टर लगता है वो, बिलाल अब्बास। अच्छा काम कर जाता है, सेंसिटिव एक्टर है, ग्रेट एक्सप्रेशंस। अहमद अली अकबर, कैसे वो कुछ ना कहते हुए भी रोमांस कर जाता है, कम काम करता है, वेरी टैलेंटेड मैन। और बहुत सारे लोग हैं, आँखों से बातें कर जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें। मेरे उस्ताद अब तो वो रोमांस नहीं करते, अब वो सिर्फ इरिटेशन बन के आ रहे होते हैं ड्रामों में। नोमान इजाज एक ही उस्ताद है मेरे एक्टिंग के, एक ही उस्ताद है। वो चाहे मुझे प्यार करें या गालियाँ दें, वो मेरे उस्ताद हैं। और बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद हिम इन 7 ड्रामा सीरियल्स। और इस साल खींच खांच के, जूते खा के, जलील होके, कुछ भी करके 2026 में आज मैं राबिया मुगनी के सामने फूशिया के इस पे मंच पे बैठा हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के एंड तक 145 ड्रामा सीरियल्स हो जाएंगे। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। 145 ड्रामे, नहीं, दैट्स अ लॉट। 102 एड्स, वाओ, 6 रिलीज्ड गाने, नाइस, टेलीफिल्म्स और सोप्स, तो इतना और वो काम, चीज़ें हटा दें। that's what I'm saying, आपने माशाल्लाह से इतना काम किया। मैं जब कही थी तो आप कहते नहीं मैंने कोई काम किया। अच्छा ये बताएं आपने वो हमने गिने एक दिन, इमरान ने, मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ है, हमने बताया यार मैंने उस साल में क्या किया। ये तो उस वक्त शायद पैदा ही हुआ होगा जब मैंने शुरू किया था। तो अभी भी शायद 2-3 मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 20-22 साल में आपको याद नहीं रहती चीज़ें। लेकिन मुझे एक बात है, आपने भी कहा कि मैंने एज अ हीरो स्टार्ट किया था, फिर मैंने कुछ गलतियाँ की, गलत डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से पाथ चेंज हो गया। एक नया एक्टर कोई सुन रहा है या एक लड़का यंग सुन रहा है, तो व्हाट आर 2-3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हिम कि वो नहीं करें? क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी तो जो आपको लगता है कि दे कैन बी गाइडिंग लाइट? देखिए राबिया जी, मैं अगर आज भी वो बातें पे पीछे जाऊँ मुझे दुख ज़रूर होता है, लेकिन मेरे स्टैंड उसूली थे। मेरे स्टैंड प्रिंसिपल पे थे। पहली गलती जो मैंने अपने करियर में की, मुझे आज तक याद है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो लंदन, इंडिया और पाकिस्तान में शूट हो रहा था। ठीक है, राना शेख साहिबा होती थी, आई डोंट नो वेयर शी इज़ नाउ, उस वक्त भी एल्डरली थी, लंदन की रिहायशी थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए, पार्टीशन, एक सफ़र वगैरह वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें।
तो वो बिग प्रोजेक्ट्स करती थी, पीटीवी के दौर की थी, और उनके पास प्रोडक्शन का बजट भी टाइट होता था, बड़ा खुला। वो ARY के साथ वो प्रोड्यूस कर रही थी, और इरम जी वहाँ पर होती थी उस वक्त, इरम बिनते शाहिद, वही जो अब हमें जियो पे हेड कर रही हैं, जिनके थ्रू हमने तपिश किया है अभी, जो अब आप ऑन एयर देख रहे हैं। इरम जी ने मुझे बुलाया उसके ऑडिशन के लिए, और कोई 28-29 लड़के उसका ऑडिशन दे रहे थे। असफर, समी, जिब्रान, एहसन खान, सब लोग, हम लोग सब यंग थे तब, 2006 के एंड की बात है। मैं उनमें से सेलेक्ट हो गया लीड के लिए। ठीक है। उनको मेरा पर्सनालिटी अच्छी लगी उस रोल के लिए। एक डॉक्टर जो अफगानिस्तान जाता है और वहाँ जाके टेररिस्ट बन जाता है, तालिबान बन जाता है, ग्रेट रोल। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये इतना इतना बजट है, और फिर मुझे बाद में उनके किसी सबऑर्डिनेट ने कहा कि शायद उनको पता नहीं थी ये बात, कि 15 दिन का काम आपका एक्सटेंड हो गया और उतने ही बजट में आपको करना होगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं इतने ही पैसों में 15 दिन और काम करूं, 1-2 दिन समझ आती है। तो कहते हैं नहीं, ये तो करना होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं अपॉर्चुनिटी, मेरा जरा दूसरा किस्म का दिमाग है। तो वो फिर हुआ क्या कि वो रोल जो मुझे मिल रहा था वो फिर गया अजफर को, एंड अजफर वेंट टू लंदन। आज अजफर लंदन में सेटल हो गया है, उसकी बेस फाउंडेशन यहीं से बनी थी, वहाँ पे उसके ताल्लुकात बने, उसने वहाँ एड्स किए, इंडिया गया, वहाँ शूट किया, वहाँ पे भी ताल्लुकात बने। और वो पैसा जो मैंने उस वक्त देख के रिफ्यूज़ किया, वो पैसे के अलावा उस ड्रामे से बहुत कुछ मिल रहा था, जो मेरी इतनी विजन नहीं थी कि मैं वो देख सकूं। मैं बस एक चीज़ नहीं समझ आई तो नहीं समझ आई, वो वाला। सो मे बी यू कैन से कि अगर यंग हो तो ब्रैश डिसीजन मेकिंग ना करें। और अब क्या कह सकते हैं राबिया जी, अच्छे मेंटोर कहाँ से मिलते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरे माँ बाप का कोई ताल्लुक नहीं था जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ इंडस्ट्री से, उनको पता नहीं था क्या अच्छा फैसला। मैं फ्रैंकली लोगों की ज़्यादा बातें सुनता भी नहीं हूँ, तो जिद इतनी ज़्यादा है कि बस हाँ ठीक है, मैं मुझे पता है क्या कर रहा हूँ। क्या आप सबसे छोटे हैं इसलिए लाडले? नहीं, अकेला लाडला नहीं, बस जिद, बहुत जिद है। लेकिन वो जिद क्यों है पता नहीं। अगर लड़ाई है तो फिर सबसे लड़ाई है, सबसे भी लड़ लेंगे। यंग एंग्री मैन है, नहीं, सबसे भी लड़ लेंगे, सबसे भी लड़ लेंगे। आप देखें ना, कुत्तों के लिए मैं किस किस से लड़ा हूँ, मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता इस फोरम पे कि कैसी कैसी जगहों पे मैं जाके लड़ा हूँ, और फिजिकली लड़ा हूँ, खड़ा हो जाता हूँ वहाँ जाके ऐसे लोगों के सामने जिनकी गाड़ियों से और जिनकी अप्रोच से भी लोग डरते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं लड़ जाता हूँ, बिकॉज व्हाट्स राइट इज राइट। एक बार मैंने मलेशिया के ट्रिप के चक्कर में हम टीवी का लीड छोड़ दिया। मेरे कातिल मेरे दिलदार एक ड्रामा आया था, अदनान भाई, एहसन और महविश हयात। वो एहसन वाला रोल मुझे ऑफर हुआ था। मलेशिया में मेरे चारा घर बन रहा था, जियो का सीरियल। मैंने कहा मलेशिया देख के आ जाएंगे, मैंने वो हम टीवी का छोड़ दिया। वो एहसन ने वो किया और बहुत अच्छा किया। सॉरी, देख लें, मैं ऐसा ही है। बट यू कैन आल्सो लुक एट इट, वो किस्मत में आपके नहीं था। पता नहीं, हाँ नहीं था, मेरा नहीं था, मेरा नसीब में नहीं था, वो नहीं था यार। अब ये जो सेकंड इनिंग है जो अब आप देख रही हैं, ये हीरो तो नहीं है ये बंदा। अब शायद कभी बने, शायद कभी ना बने, शायद कभी बने, शायद कभी ना बने, बट ये डेफिनेटली उस आदमी से बहुत बेहतर एक्टर है जो उस वक्त था। ओके, यू फील दैट? हाँ, मैं तो लोग फील करते हैं, बताते हैं, क्योंकि पहले जो लोग ऐसी बहाने में मजाक भी उड़ा देते थे, वो अब खुद कहते हैं कि यार काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। And that does not mean I'm full of myself, क्योंकि मैं अपनी बुराई करना भी मुझे मजा आता है। मैं तो हंसता हूँ अपने ऊपर कि मैं क्या बोंगियां मार के। अब देखिए मलेशिया के 5 दिन के ट्रिप के लिए कि वो ड्रामा मुझे वहां लेके जा रहा है, 5 दिन का काम था। उसके लिए मैंने पूरा सीरियल यहाँ पे छोड़ दिया। सोचता ही नहीं था, कभी किसी का भाई बन जाता था, कभी किसी का दोस्त बन जाता था। इंडस्ट्री किसी और तरीके से सोचती है। इंडस्ट्री आपको पोजिशनिंग के हिसाब से सोचती है। एक बार उन्होंने आपको कहीं पोजिशन कर लिया, आज मैं अंसा का भाई हूँ, अभी हो सकता है कल मैं हानिया का भाई हूँ, हो सकता है परसों मैं किन्जा का भाई हूँ, हो सकता है परसों मैं उसका भाई हूँ। आज मैं तपिश में अगर मुनीब का दुश्मन एस्टैब्लिश हो गया हूँ, हो सकता है कल मैं दानिश का दुश्मन हूँ, परसों मैं फिरोज़ का दुश्मन हूँ, उसके बाद मैं बिलाल अब्बास का दुश्मन हूँ, उसके बाद मैं किसी और का दुश्मन हूँ, जो भी आपके हैं लीड। तो ये है द गुड थिंग। आखिरी बात करूँगा, आपको पता नहीं सवाल मैं कहाँ तक ले गया हूँ, मुझे नहीं पता,
जो मुझे बात अच्छी लगती है वो ये है, मैं अक्सर अपने साथियों को, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरी फैमिली की तरह हैं, क्योंकि वो मेरे करीब वही होते हैं, और तो कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, कि यार जो नबील है तपिश का, और जो आरिफ है बस तेरा साथ होगा, और जो जिब्रान हमराही में आएगा, वो तीनों बिल्कुल अलग लोग हैं। ना उनका बोलना सिमिलर है, ना उनका चलना सिमिलर है, ना उनके कपड़े सिमिलर हैं। दाढ़ी में मैं फंस गया हूँ, क्योंकि वो एक साथ शूट हो रहे होते हैं, तो वी कैन नॉट चेंज फेसेस, वरना मैं वो भी कर लूँ अगर मेरे। वो जीत है कि आपको वो आदमी वो नहीं लगेगा, और ये जो आपके सामने आदमी बैठा है ये भी आपको ना नबील लग रहा होगा, ना आपको ये आरिफ लग रहा होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको डिफरेंट होना चाहिए, एज योर कैरेक्टर यू शुड बी दैट कैरेक्टर। ये तो मैंने सुना है कि आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े थे जब किसी ने आपसे बोला कि मॉडलिंग कर लो। हाँ, आपने सही सुना है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए खड़ा हुआ था, IBA जा रहा था। कारसाज पे रहते थे उस वक्त हम लोग, तो वो जलाटो अफेयर है ना कारसाज के सामने, वहाँ पे बस स्टॉप होता था, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था। वो बस वहाँ से हमें पिक करती थी, फिर ऑल द वे शारा फैसल से घूमते हुए सदर में जाके हमें IBA उतारती थी। तो अजमल मुराद साहब बड़े फेमस एक वो होते थे, कास्टिंग एजेंट स्लैश फैशन कोऑर्डिनेटर, ये वो, और सिट्रस वगैरह से पहले से वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, यार बॉस मॉडलिंग करोगे? वो बस स्टॉप पे थे? नहीं, वो आए थे, गुजर रहे थे वहां से, गुजर रहे थे, उन्होंने देखा आपको? वाओ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी, कहते हैं आप मॉडलिंग करोगे? तो मैंने कहा अच्छा, आर्ट्स काउंसिल में एक फैशन शो हो रहा है, तो वहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पे रिहर्सल हो रही है। मैं यूनिवर्सिटी में था, आई थिंक दिस वाज 1999, और मैं शाम को चला गया यूनी के बाद आर्ट्स काउंसिल में, तो वहाँ कोई 20 लड़के और 20 लड़कियाँ, जिनमें से 3-4 बाद में एक्टर भी बने, ज़्यादा चले नहीं मगर वो बने, उनके साथ मैं भी रैंप करने लग गया। तो हम लोग की आपस में दोस्ती बहुत हो गई, रोज़ रिहर्सलें होती थी। एक हफ्ते बाद वो फैशन शो हुआ, ना कोई पैसे वैसे मिले ना कुछ, मगर मॉडल एस्टैब्लिश हो गए, शेरवानी पहन के जा रहे हैं चलते हुए रैंप पे, ब्ला ब्ला ब्ला। अजमल भाई ने फिर मुझे बुलाया कि फ्रेयर हॉल आ जाओ, वहाँ पे तुम्हारा ऑडिशन करेंगे। तो फ्रेयर हॉल के पीछे जो गार्डन है, वहाँ पे हम लोग खड़े होकर कपड़े चेंज करते थे, और वहीं पर ही दूसरा आउटफिट पहन के फिर उसमें तस्वीरें खिंचवाते थे, यूं 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 करके, और वहीं पे अपनी वीडियोस देते थे। माय नेम इज़ टीपू शरीफ, मैं इतने साल का हूँ, मेरा कद ये है, मेरे बाल इस रंग के हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो करके फिर वो कपड़े उतरे। आबिद सलीम साहब फोटोग्राफी करते थे उस वक्त, वो मैग के हेड फोटोग्राफर थे, मैग मैगजीन नहीं है जंग वालों का। तो वो करके फिर वापस वही बैग उठाया, मिनी बस में चढ़े और घर चले गए। तो मैंने किसी का खाया नहीं है, ना मुझे किसी ने कोई आसान रास्ता दिखाया, जहाँ भी पहुंचे अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो जब फैमिली वालों ने पहला मॉडलिंग वाली आपकी पिक्चर देखी, उनका क्या रिएक्शन? उनको पता था आप ये कर रहे हैं? उनको पता था, और मैं वो इट वाज गुड सप्लीमेंट्री इनकम। मैं अपनी किताबें खुद खरीद लेता था, जीन्स वीन्स खुद खरीद लेता था। हम लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, डिसेंट थे, तो वो फीस टाइम पे जारी होती थी। IBA उस वक्त भी सस्ता नहीं था, तो बाकी चीज़ें मैं कोशिश करता था कि मैं खुद ही अपनी कर लूँ मैनेज। और खाने पीने का भी बहुत शौक था, तो पिज़्ज़ा खाना है या ये खाना है वो खाना है, अपनी चीज़ें खुद ही करना करके वो आदत हो गई। 99 के एंड में मैंने अपना पहले ऐड करना शुरू किया। 99 से 2001 तक जब मैं IBA से निकला, मैं 20-25 एड्स कर चुका था। बहुत बहुत पॉपुलर था मैं एड्स में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज वेरी पॉपुलर। मतलब आप समझें कि हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक और कमर्शियल आ रहा है। एशियाटिक, ये क्या थी, साची एंड साची, ओरिएंट, इंटरफ्लो, ये सब लोग मुझे जानते थे, इन सब से वो थी। और अब देखें 2017 इस साल मैंने ऐड किया है, 9 साल बाद। तो अजीब सा रहा है करियर। बीच में उस वक्त जब मैं बहुत पॉपुलर था, दैट वाज द टाइम, अगर मैं इसी चीज़ को परस्यू कर जाता सीरियसली, तो पता नहीं कहाँ होता। मुझे फिल्म भी ऑफर हुई थी उस वक्त, सलाखें के नाम से एक फिल्म थी, बहुत हिट हुई थी वो पाकिस्तान में। मतलब आपने सारे हिट प्रोजेक्ट छोड़े हुए। हाँ, नहीं, वो मुझे मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम फिल्म करोगे तो यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा, अभी टाइम का है। वो जो अहमद अली भट्ट का रोल था वो उन्होंने किया, जो मेरा रोल था पुलिस वाले का, जो हीरो था फिल्म का, प्रोड्यूसर ने मुझे खुद ऑफर की थी, राशिद ख्वाजा साहब, फैज़ान के वालिद, फैज़ान ख्वाजा के वालिद। वो समी खान ने किया, समी खान लॉन्च हो गया।
तो पता नहीं मैं कब तो कब लॉन्च आपने होऊंगा, काफी लोगों को लॉन्च करवाया लॉन्च कब होऊंगा मैं, ये मैं सोच रहा हूँ, Okay, so लॉन्च नहीं हो रहा। इन बिटवीन काम रुक गया था और आप अच्छा, थोड़ा इनमें से इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो लोग लॉन्च हुए हैं वो सब अच्छे Of टैलेंटेड course, लोग of हैं, course, उनमें वो तो अपनी जगह वो माशाल्लाह। आज इससे नहीं तो किसी और Yeah. चीज़ से वो फिर भी बड़े स्टार बन जाते, बिल्कुल और मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं ये सारे। बिल्कुल। बट ये है अब जो मेरा गैंग है, जो मेरा क्रू है, जो मेरे दोस्त हैं और जो ज़िंदगी के तजर्बे हैं और जो मेरे मेरे स्टाफ हैं, वो मुझे कहते हैं कि टीपू भाई छोड़ना कुछ नहीं है। अब आपने पैसे 19-20 हो, आपकी पसंद हो ना पसंद हो, मेरी करें आप। पसंद है ना पसंद हो, आपको बंदे बर्दाश्त हो या ना बर्दाश्त हो रहे हो, आप कर जाएं। कर जाएं। और वो कर जाएं के चक्कर में मैंने छोड़ते छोड़ते तपिश किया, छोड़ते छोड़ते क्यों छोड़ते छोड़ते? नई फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स अच्छा, बन रहे थे। बाकी तो इरम जी मेरी दोस्त हैं, बड़ी बहनों की तरह हैं, मेंटोर हैं, भट्टी भाई भी मेरे दोस्त और उस्तादों की तरह हैं, उनसे कोई नहीं। बट वो मुझे अपने हिसाब किताब भी देखने होते हैं ना। आई लिव अ लार्ज लाइफ, मेरे बहुत जानवर हैं और वो उनको खिलाना पिलाना अब जो भी है मेरी जिम्मेदारी है, तो अब मुझे करना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा। उसी तरह ये दूसरा वाला बस तेरा साथ हो वाज ऑफर्ड टू मी एज अ गेस्ट अपीयरेंस। मुझे कहा गया था कि 4 दिन का काम है, 20 दिन हो गए अभी तक चल रहा है काम। माशाल्लाह से। बस So 4 your दिन का पता character नहीं क्यों कहा था। I know, but your character मुझे has a लग रहा है इन्होंने potential. मेरे कैरेक्टर को खोला है, खोला खींचा है, हाँ, तो बैक एंड पे इन्होंने खींचा है। because it has इतना a नहीं था, potential, तो उन्होंने कर इतना लिया। नहीं था। इसमें कासिम की कोई शरारत है और इरफान भाई की कि इन्होंने वो स्क्रिप्ट एक्सटेंड कराया है या कुछ रीराइट करवाया है। मुझे ये बताया गया था कि 4 से 5 दिन का काम है आपका और आपकी बेगम का, उसके बाद आप लोग ड्रामे में नहीं है। तो द फैक्ट दैट इट हैज़ क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट, और आज तक हम मौजूद हैं और अब मेरा ख्याल है 10 किस्तें एयर हो चुकी हैं जब हम बैठे हैं यहाँ पे, या आई डोंट नो अब आप कब इसको अपने इस इंटरव्यू को एयर करेंगी। ये बताएं कि बीच में काम नहीं हो रहा था एंड यू वेंट थ्रू अ डिप्रेसिव फेज, राइट? थोड़ा डाउन हो गए थे आप, थोड़ा डिजेक्टेड हो गए थे। मैन अगेंस्ट द वर्ल्ड का जो मेरा एक अंदर बीमारी है ना, वो हमेशा से है कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ और दुनिया को मैंने ठीक करना है। ओके। हो सकता है मैं ही इसमें गलत हूँ और दुनिया ठीक हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया को ठीक करना है। तो 2009-10 में पहली बार मुझे ये आया, 9 में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला पीटीवी का। पीटीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो मैं ज़ीरो सिफारिश है मेरी, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो मैं खुद हैरान था, मेरे दोस्त जो साथ बैठे हुए थे वहाँ पे वो भी हैरान थे कि अरे वाह तुझे मिल गया। उनमें से आधे तो मानते भी नहीं थे कि इसको एक्टिंग आती है। और इट इज़ अ क्राफ्ट, बंदा सीखता जाता है ज़िंदगी में, और पता नहीं आगे और क्या क्या सीखें। हम जिंदा है ना अभी, जब तक जिंदा है सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। अल्लाह ताला की दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, ऑब्जर्व करते रहें, एब्जॉर्ब करते रहें। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं देखता हूँ कि ये प्रोड्यूसर मुझे कैसे काम नहीं देंगे। 2009 के बाद फिर 2010 में मैंने अपना पहला गाना निकाला, बस बिखरी बिखरी पड़ी जिंदगी। बहुत अच्छा गाना था, वाकई अच्छा गाना था। नहीं चला। क्यों नहीं चला? मैंने पुश की उसकी, मैंने गाना लॉन्च किया, अगले दिन मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मैं उसके चक्कर में लग गया कि यार मेरी गाड़ी ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। गाड़ी ही एक एसेट आपकी ज़िंदगी में, और गाड़ी गई। 3 दिन में गाड़ी के चक्कर में लगा रहा। वो जो उस वक्त माइलेज होनी थी वो गई। उससे मैंने सोचा था ये गाना हिट होगा, अब मेरा करियर बन जाएगा। उसके बाद 2012 में मई में मैंने कमली रिलीज़ किया, 3 नुक्ते का कमली। हम 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया, तो हमने बैंड का नाम रखा था 3 नुक्ते। कमली बहुत अच्छा गाना, ये सब नेट पे है, यूट्यूब पे। वाकई अच्छा गाना, वरना मैं बोलता बेकार गाना है। कमली बहुत अच्छा गाना, पंजाब में चलने भी लगा। अगले दिन क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यूट्यूब पे बैन लगा दिया पता नहीं किसी बात पे, और वो 5 साल 4 साल मेरा ख्याल है यूट्यूब पाकिस्तान में बैन रहा। तो कहाँ से मार्केट करें गाना? डेली मोशन पे डाल रहे हैं, इधर उधर डाल रहे हैं, कहीं से चल जाए। वो कहीं ना कहीं पहुँचा के 30-40 हज़ार व्यूज़ तक पहुँच गया, मगर वो चला नहीं। उसके अगले महीने मेरी अडॉप्टेड अम्मा का इंतकाल हो गया, मैं उस चीज़ में लग गया। फिर वहाँ से निकला। अब आपके सवाल पे आता हूँ। अब 2023 अप्रैल में मैं नोमान भाई के साथ सीरियल करके लाहौर से आता हूँ। उन्हीं की प्रोडक्शन का गुंजल नाम था, जिसमें नोमान भाई और जावियार पॉजिटिव थे और मैं बहुत बुरा आदमी उनके ऑपोजिट विलन था, करप्ट बिजनेसमैन, सूट ये वो टाई वाई फुल बाल बने हुए। और आया वापस कि यार अच्छा सीरियल करके आया हूँ। वो एक टेलीविज़न चैनल पे चला जो चैनल नहीं चल सका, आई बिलीव कोई लाहौर बेस्ड चैनल था, नहीं चल सका वो। हालांकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छी थी, ऑनेस्ट थे, सब लोग ठीक थे, बट वो चैनल
नई मार्केट को पेनिट्रेट कर पाया, जैसे ये बड़े चैनल्स GOARY हम वगैरह ने किया हुआ है, ग्रीन वगैरह जितने भी हैं बड़े नाम आया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 23 के अप्रैल से लेके कोई ऑफ़र नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, जा रहा है टाइम, जा रहा है, अप्रैल 2024 आ गया। मुझे बीच में एक किसी ने भिनक दी कि टर्की और पाकिस्तान का एक कोलैबोरेटिव ड्रामा हो रहा है, तो तुम उसके लिए तैयारी करो, शायद तुम्हें उसमें चांस मिल जाए। डॉक्टर जुनैद अली शाह उसको हेड कर रहे थे, लवली मैन, और सलाउद्दीन अयूबी उस प्रोजेक्ट का नाम था। मैंने उसके लिए दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, मेरी दाढ़ी यहाँ तक आ गई, वो नेट पे तस्वीरें भी हैं, बाल यहाँ तक आ गए, फुल वाइकिंग वॉरियर लुक बना दी। उस चक्कर में मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग भी शुरू कर दी, मैं बहुत चौड़ा हो गया और मोटा भी हो गया, पेट निकल आया। अब ना काम मिल रहा है, शक्ल भी बना ली, अच्छा कैरेक्टर बना लिया, मतलब एक्चुअल कैरेक्टर वो ज़िंदगी का, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बुला रहा। और फिर जब वो दाढ़ी काटी, मुंह अंदर से निकला, तो मैंने कहा यार अब इस पे तो, इस वजन पे तो कोई नहीं मुझे लेगा। बीच में मेरे डैड का इंतकाल हो गया जुलाई 2024 में। उसके बाद जाके नवंबर 2024 में वजाहत रऊफ़ ने मुझे ब्रेक दिया सितारों से आगे में, एक्सप्रेस का ड्रामा, जिसमें लाइबा स्क्वॉश प्लेयर बनी हुई होती हैं और नुमान भाई उनके कोच होते हैं, और मैं उनका मेंटोर / फैमिली फ्रेंड होता हूँ। वो एक अच्छा क्यूट सा रोल था, वो भी एक ऐसे चैनल पे चला जो नहीं देखा गया, हालांकि वो कंसेप्चुअली एक अच्छा ड्रामा था। वहाँ से हुआ तो मैं अपने यहाँ पे ना कुशन रख के बैठा होता था यूं करके, यार पेट छुपा रहे, कभी गिटार सामने रख लेता था, पेट छुपा रहे, क्योंकि इतना बड़ा वो शर्ट पे से निकल रहा है, अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद भी अजीब लग रहा है कि यार एक्टर ऐसे नहीं होते। यू हैव टू बी फिट फिजिकली एंड मेंटली। दुनिया बहुत कंपेटिटिव है अब, वो आपको नहीं मौके देगी। इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बिजनेस। और इस बिजनेस में आप अगर नहीं फिट होते तो उन्होंने ठेका नहीं ले रखा कि आपको घर से लेके आएंगे कि आप अच्छे इंसान हैं या आप नेक काम करते हैं तो इसलिए हम आपको काम देंगे, ऐसा नहीं है। काम आपको मिल सकता है अगर आपकी जान पहचान हो, अगर आप किसी की फैमिली से हो, किसी की करीबी दोस्ती हो, किसी का फ़ोन आ जाए तो आपको काम मिल सकता है, चाहे आप मोटे हों या बदनुमा हों या जो भी हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और कोई ताल्लुकात नहीं है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा हेल्दी अप्रोच है, क्योंकि उससे आपकी अंदर की जो मजबूती है ना वो और अच्छी हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं। आप क्या हैं, वो टेम्पर्ड स्टील है, आपको पीट पीट के तैयार किया गया, आप एक अच्छी तलवार है जिसको एक अच्छे आदमी ने बनाया। एनीवे, तो वो उस चक्कर में मैं डाउन हो गया कि यार पता नहीं, अब लगता है करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा। वो 2024 का एंड था। 25 में मुझे हया के नाम से एक ड्रामा ऑफ़र हुआ जियो का, कर्टसी ऑफ मेहरुनिसा खान, अब्दुल्ला भाई के दफ्तर से, 7 स्काई से। हया करने लगे, पिछले साल मई 27 को मुझे स्पाइनल इंजरी हो गई। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ था? 103 दिन मैं बिस्तर पे पड़ा रहा, घर पे, ज़मीन पे, और समझ नहीं आ रही थी कि ये अब कब ठीक होगी, क्योंकि हर रोज़ सोचता था सुबह बेहतर होगा, फिर उठता था, फिर दर्द होता था, फिर क्रॉल करते हुए वॉशरूम जा रहे हैं घुटनों पे, और ये वो फलां फलां फलां। अब वज़न भी कम करना है, कैसे करें ये सारी चीज़ें, इट गेट्स वेरी हार्ड। अगर आप हैंडीकैप्ड हो जाए ना किसी तरह और आप भारी भी हों तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। खैर, उससे निकले आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करना शुरू किया। अब 2025 का जब एंड आया तो मुझे अचानक कॉल आई सिग्मा से कि ये एक प्रोजेक्ट है, कर लें, आपको बाप बनना पड़ेगा, ग्रोन अप लड़के लड़की का। शुरू में आप जो हैं वो नेगेटिव हैं और बाद में आप पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने इरफान भाई के कहने पे कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे 1-2 वादे किए थे कि तू सही जा रहा है, अपना ख्याल रख, मैं तुझे बेहतर चीज़ दूंगा। इरफान मलिक वेल नोन आदमी है ARY के, आप सब जानते हैं, वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान। तो मैंने वो कर लिया। किस्मत देखें, अब 2025 के एंड में ही मुझे भट्टी भाई की कॉल आती है भाईजान एक रोल है, आए ज़रा चक्कर लगाएं। उन्होंने मुझे तपिश ऑफ़र किया। मैंने कहा भट्टी भाई ये रोल आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, इसके लिए तो आपके पास 10 मुझसे बेहतर ऑप्शंस होंगे। जैसे मैं बोलना इसी तरह बोलता, पता नहीं इसको याद है कि नहीं। तो मैं कैसे आ गया, कहते हैं नहीं भाईजान आप कर लेंगे, क्योंकि वो लीड विलन का कैरेक्टर है और उसके लिए डेफिनेटली बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो ज़्यादा सेलेबल हैं, बैंकेबल हैं। वो भी वो हो गया, मैंने वो लॉक कर लिया। उस दौरान मुझे इरफान भाई की फिर कॉल आई, यार ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कर लो, कासिम अच्छे ड्रामे बनाता है,
बड़ी कास्ट है, तुम्हें भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, मतलब मैं आप समझें कम बैक ऑफ सॉर्ट्स पे हूँ ना। अब लो एंड बिहोल्ड जो यानी देखें किस्मत का पलटा कैसा कि मेरी इज्जत का सवाल है, अभी तक ऑन एयर गया नहीं है, और जब वो आधा शूट हो गया उसके बाद कहानी ही मुझ पे शिफ्ट हो गई। मतलब जो विलन का बाप है वही विलन को पकड़वा रहा है, तो वो सबसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहानी पे वो है। जो लीड्स हैं वो तो अपनी जगह रोमांस कर रहे हैं ना, मगर जो कहानी को आगे बढ़ा रहा है वो ये आदमी है। मेरे ऊपर शिफ्ट हो गई। नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है जो अभी आया नहीं है। वो कहानी मेरी तरफ शिफ्ट हो गई, वो मेरी तरफ शिफ्ट हो गई कहानी। मैंने सोचा यार मेरे पास कहाँ से आ गई ये कहानी। मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रक्स है इसका, कि अल्लाह ताला जब आपकी तरफ नज़र फेरे तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तपिश ऑब्वियसली लीड्स का ड्रामा है, मतलब बहुत पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और बड़ी सेलिब्रिटी है मुनीब भट्ट पाकिस्तान की, कोई शक नहीं है इसमें। एंड हिज वाइफ ऑल्सो, एमन, दोनों बहुत प्यारे हैं हमें। ये उसका और लाइबा का ड्रामा है। इसमें मेरे जैसे आदमी का नजर आना कहाँ से हो सकता है? लेकिन आ गए, सच बता रहा हूँ। मतलब कहाँ, फरहान भाई कितना बड़ा नाम है, फरहान ताहिर, हॉलीवुड आयरन मैन, हमारी क्या औकात है इन चीज़ों के सामने। नजर आ गए। बस तेरा साथ हो, फरहान सईद इतना बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ऑन स्टेज एज अ सिंगर मच मोर एस्टैब्लिश्ड देन आई एम। सना, दुनिया मानती है उसको, पसंद करती है उसकी ब्यूटी को और सब कुछ। शुएब मलिक की वजह से भी शी इज़ वेरी पॉपुलर, वो भी एक स्टार हैं पाकिस्तान के, कैप्टन थे ये, वो सब कुछ, और बड़े नाम है ये। सबा आपा हम नज़र आ गए उसमें। तो और नज़रें फिर रही हैं इस तरफ, मतलब रील्स बन रही हैं, ये वो बन रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया में बिल्कुल बेकार हूँ। मुझे तो लोग बोलते हैं कुछ लगाते नहीं हो, कुछ लगाते नहीं हो। मैं कुत्ता लगा देता हूँ कोई अपना, या मैं यहाँ पे मैं पौधा लगा रहा था वो लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता क्या लगाना होता है, और वो चीज़ें खुद ही लग रही हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अभी हमराई आया नहीं है। तो 25 जब शिफ्ट हुआ, वो आदमी जो 24 की अक्टूबर में बैठा हुआ था कि यार अब पता नहीं मेरा करियर ख़त्म हो गया है, अब कोई पूछेगा नहीं, उसको फैसल भाई के ट्रिब्यूट पे, आर्ट्स काउंसिल पे, ये किस्मत का एक वाकया सुना रहा हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। छोटा करूँगा, बहुत लंबा बोलता हूँ मैं बैकग्राउंड देने के लिए। मैं वहाँ शो पे गया आर्ट्स काउंसिल के, जहाँ मैं नहीं जा रहा था। तपिश की शूट थी, संडे का दिन था, जल्दी पैकअप हो गया। मैंने बोला फैसल भाई का ट्रिब्यूट है, फैसल भाई बहुत प्यारे हैं मुझे, कुरैशी। उन्होंने मुझे, जब मैं नया नया आया था, 2-3 डायरेक्टरों से भी मिलवाया था, ये नया लड़का है, इसको काम दें वगैरह वगैरह। फैसल कुरैशी इज़ अ ग्रेट मैन, मुझे रेफ़र करते थे वो जगह जगह ना कि इसको काम दें। फैसल भाई का ट्रिब्यूट था, मैं आर्ट्स काउंसिल पहुंच गया, मुझे फ्रंट रो में बिठा दिया। अब मैं उसका भी यूज़ टू नहीं, मैं नहीं हूँ यूज़ टू इन चीज़ों का ना। मुझे थर्ड रो सेकंड रो में बिठाते हैं, मेरी कुर्सी पे नाम भी नहीं लिखा होता, किसी से मिन्नत करनी पड़ती है कि भाई अगर आपकी कोई यहाँ पे है नहीं तो मैं बैठ सकता हूँ। मेरे साथ ही हो रहा होता है, फिर वो मुझे यूँ देखते हैं, हाँ हाँ बैठ जाएँ। उनको पता भी नहीं होता ये कौन है, मुझे भी नहीं परवाह कि उन्हें पता है या नहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ। और इस तरह मेरे इवेंट्स निकल जाते हैं। मैं आज तक किसी लक स्टाइल अवार्ड में नहीं गया, ना मुझे कभी इन्वाइट किया गया, ना मुझे इन्वाइट किया गया, ना मैं कभी गया हूँ। तो मैंने 16 हो गए या 20 हो गए मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया वहाँ। हम टीवी के अवार्ड्स पे मुझे गए हुए कई साल हो गए हैं। हम टीवी का कोई ड्रामा किए हुए मुझे 6 साल हो गए। सोचे वो आदमी जो संगे मरमर में था, कितना अच्छा चला था वो ड्रामा। ना फ़ोन आता है ना कभी। महेश मेरा दोस्त है, सैफ़ी भाई मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त हैं। भाभी से भी मेरी अच्छी है, बट दे डोंट कॉल मी फॉर वर्क, उनकी मर्जी है। तो बहरहाल फैसल भाई की ट्रिब्यूट पे हम गए, अंदर जाके बाउंसर्स मुझे अंदर लेके जा रहे हैं, 4 बाउंसर। मैंने कहा है क्या हो गया भाई, खैरियत है? अंदर जाके फ्रंट रो पे बिठा दिया। यहाँ फैसल भाई और भाभी बैठे हैं, बीच में अदनान भाई बैठे हैं, अदनान जिलानी, उनके साथ कोई और बैठे हैं, यहाँ मुझे बिठा दिया। अचानक ऑडियंस में सामने से दरवाजे में से शहजाद भाई और फ़ाखिर भाई आए, शहजाद नवाज। तो मैं उठ गया, जाहिर है सीनियर है, मैं खड़ा हो गया, शहजाद भाई बैठे। मेरे अब्बा ने मुझे तमीज़ सिखाई है, ठीक है ना, कि आप रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर्स की। मैं उठा और मैं खामोशी से, बगैर कोई सीन क्रिएट किए हुए, पीछे जाके 4-5 रो पीछे एक कुर्सी थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया आराम से। ये मुझे मेरा असिस्टेंट इशारे कर रहा है, क्यों जा रहे हैं पीछे, पीछे क्यों जा रहे हैं, यहाँ बैठे ना, मैंने तस्वीरें खींचनी है, ये वो फला फला। मैंने कहा ठीक है, जब आराम से बैठो, एंजॉय करो। एक को बुलाया गया सामने, 2 को बुलाया गया स्टेज पे, मैं बैठा हूँ। पीछे वो 2-3 लोग आ गए, उन्होंने शायद बस तेरा साथ हो देखा था, तो उन्होंने मेरी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी साथ की। सेल्फी के जवानी, सेल्फी। मैंने आ जाए खड़ा हो गया मैं। शहजाद भाई उठे, पीछे देखते हैं, इधर आओ।
मैंने कहा शादाब भाई मैं ठीक हूँ, कम हियर। शादाब भाई आपको पता है डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वैसे ही डर लगता है उनको देख के, वो अपने मारेंगे, ये तो मुझसे लंबे हैं वो बाय द वे। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा जी शादाब भाई, वी नेवर फॉरगेट वन ऑफ आवर ओन। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं इधर बैठो। वो एक सीट खाली थी उनके राइट पे, उन्होंने बिठा दिया। वो सीट फैसल भाई के साथ वाली थी, फैसल भाई का ट्रिब्यूट था। मैं वहाँ बैठा हूँ, लोगों को लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी ये है फैसल कुरैशी के साथ। यार अल्लाह ताला, आप देखिए मैं तो उठ के चला गया था। आप समझ रही है मैं कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ आपको? नहीं कह रहा मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें कैसे जा रही हैं, अलाइन हो रही हैं। अच्छा, अब सबको स्टेज पे बुलाया गया, तकरीर हो रही है, ये हो रही है, सब अपना अपना बोल के आ गए। मैंने अख्तर भाई को कहा, अख्तर अली अख्तर जंग के जर्नलिस्ट हैं, शायद आपका कभी उनसे वास्ता पड़ा हो, सलाम दो भाई हो, हर जगह होते हैं, वो पॉपुलर आदमी है, कर्ली बाल वाले चश्मे वाले। मैंने कहा अख्तर भाई मैंने आप वादा पूरा कर लिया, मैंने कहा था मैं आऊँगा फैसल भाई के लिए, अब मैं जा रहा हूँ। कहते नहीं, अच्छा मैं बैठा हूँ, ये मुझे इशारे कर रहा है पीछे से, मैंने कहा अभी चलते हैं। इसने अपनी फोटोग्राफी कर ली है, सब कुछ कर लिया। जब मैं उठ के जाने लगा, वो राफिया आई, डॉक्टर राफिया रफ़ीक स्टेज पे एंकर कर रही थी, मेरी दोस्त भी है। कहती है कि अब हम पता नहीं साहिबे महफिल जिनके लिए ये शाम रखी गई है, जनाब फैसल कुरैशी साहब को दावत देते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और एड्रेस करें लोगों को और फलां फलां, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टीपू शरीफ साहब स्टेज पे आएँ और उनसे कुछ बातें करें। मैं आउट ऑफ नोवेयर, कसम खुदा की मुझे नहीं पता था, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने बाहर निकल के अपने असिस्टेंट को भी कहा कि यार ये देख रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है? मुझे स्टेज पे बुला लिया और कहा कि आप फैसल भाई के बारे में कोई बातें। मेरे पास बहुत बातें, हमने ट्रैवल किया हुआ है, टर्की में ड्रामे किए हुए, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अगर आपने सुना हो, एक ड्रामा था, और मेरा साईं क्या था, कैद तन्हाई। तो ये वो वाला टाइम, वो ट्रिप बाबर भाई जब उरूज पे थे, बाबर जावेद, हम ये एक ट्रिप करके आए थे 2010 में, जिसमें ये 3 ड्रामे के बाहर के पोर्शन शूट हुए थे इस्तांबुल में। कुछ को लंदन दिखाया गया था, कुछ को टर्की दिखाया गया था। एनी हाउ, फैसल भाई की मैंने फिर 2-3 कहानियाँ सुनाई जो जेन्युइन थी, जैसे वो हैं, वो जब प्रोड्यूसर थे वो पैसे टाइम पे देते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन शॉर्ट बेसिकली हुआ ये कि शुक्रिया उनका करके सब कुछ कर आके मैं उतरा और बहुत ही इज्जत के साथ मैं बाहर गया। लोगों को लगा कि शायद ये बहुत बड़ा आदमी है कि इसको फैसल कुरैशी के साथ बुलाया गया, लोग पीछे मेरे तस्वीरें खिंचा रहे हैं वो। तो बेसिकली जो 2026 में एज एन एक्टर जो ज़िंदगी करवट ले रही है, वो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। चीज़ें मेरी तरफ खुद से मुड़ रही हैं जिन्हें मैंने कभी सोचा नहीं था। लोगों की नज़रें मेरी तरफ फिर रही हैं जिन्हें मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं हमेशा ह्यूमिलिटी में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ सबसे। एक बस मुझे शिकायत रहती है कि मुझे आजमाएं तो सही कि what I have to offer. Give me an opportunity. I am willing to learn from you and I am willing to express myself also. तो जो मुझ पे भरोसा रखते हैं मैं उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, नियतन तो कब बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से कुछ हो जाए तो माफ़ी। हमारे यहाँ तो सोसाइटी में एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है ना कि पढ़ाई की, एजुकेशन हुई, फिर जॉब की, फिर शादी और फिर बच्चे, ये आपका एक वो है। तो यू आर नॉट मैरिड राइट नाउ, और औरतों पे तो बहुत प्रेशर होता है, एक उनको फील कराया जाता है कि यार कोई तो मसला होगा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। डू यू फील कि मर्दों को भी वही फेस करना पड़ता है? डिड यू फील द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी के व्हाई आर यू नॉट मैरिड? शायद अगर बड़ी फैमिली हो या बहुत क्लोज फैमिली हो और बहन भाई हो और आपस में साथ बात रहते हो तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता हो। मैंने आपके इस इंटरव्यू में शुरू में जिक्र किया था कि मैं बहुत ज़िद्दी टाइप आदमी हूँ और मैं अपने अलावा कम ही सुनता हूँ लोगों की, अनलेस कोई मुझे बहुत ही लॉजिकल बात कर दे कि ऐसी बात जिसको मैं मना नहीं कर सकता कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो या आप सही कह रही हैं। तो मुझे शादी के मामले में कोई ऐसे कन्विंस नहीं कर पाया, और मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने ऑप्शंस दिखाए ज़िंदगी में वो मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए सूटेबल हैं, जो मैं ज़िंदगी में जिस तरह का इंसान हूँ। अब जैसे मैं जानवरों के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ तो मुझे कोई एनिमल हेटर मेरे साथ नहीं आ सकता, या कोई नॉर्मल पाकिस्तानी भी नहीं आ सकता, क्योंकि नॉर्मल पाकिस्तानी जानवरों को कोई ख़ास औकात देते नहीं है, ना कोई देते हैं पोजीशन। तो मेरे इट हैज़ टू बी समवन वेरी डिफरेंट, और वेरी डिफरेंट अगर आनी होगी तो आ जाएगी। आई एम ओपन टू इट, बट
उसे मुझे कन्विंस करने में और मुझे उसे कन्विंस करने में, दोनों में वक्त लगेगा। लेकिन मेरी क्यूरोसिटी ये है कि माइंडसेट हम सबका वो बन जाता है ना जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि हमें पता है ओ हमें तो शादी कर दी है। हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ दिस माइंडसेट? वर यू नॉट पार्ट ऑफ दिस? फारसी की एक कहावत है, जी। जवाब जाहिला बाशिद खामोशी। ओके, व्हाट? ओ, जाहिलों के जवाब में खामोश रहो। जाहिलों के जवाब में खामोशी बेहतर है। ओके। हाँ, यही जो आप कह रही है। तो जिस माशरे में कुत्तों को जहर दे के मारा जाता है, जिस माशरे में सड़कों पे इंसान को आप मार के चले जाएं और पैसा दे के अपने आप को बचा लें, जिस माशरे में एक औरत का सर काट के उसके कातिल को सज़ा नहीं मिलती, जिस माशरे में मैंने रिसेंटली एक लड़की का केस किया था जिसके मियाँ ने इज़्ज़त के नाम पे उसका नाक काट दिया था यूं करके कुल्हाड़ी से। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाक रिपेयर हो गया और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है ठट्ठा में। तो जो ऐसा माशरा है, मैं इस माशरे की बात सुनूंगा? इतनी किताबें पढ़ने और इतना दिमाग अल्लाह मियाँ से मिलने के बाद मैं उस माशरे की बातें सुनूंगा? नो, नॉट आई। मैं तो नहीं सुनूंगा। मुझे कन्विंस करने के लिए आपको लॉजिकल होना पड़ेगा और आपको दिल का भी बड़ा साफ होना पड़ेगा, वरना मैंने बात नहीं माननी है आपकी नहीं, इन जनरल। आप तो अच्छी हैं, मैं तो आपको कह भी नहीं रही। राबिया जी स्वीट है, आई लाइक हर। थैंक यू। ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, मजबूर हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। ये बिच्छुओं के मसले होते हैं। स्कॉर्पियो बड़ी, हाँ, झांका ताकी बहुत है इनकी। वो कोने में गमला रखा हुआ है, नोट करेगा। वो घड़ी पड़ी है नीचे एक वाइट कलर की छोटी, वो नजर पड़ेगी बहुत ज्यादा। वो एक वाइट स्विच है जो टेढ़ा है पीछे और ब्लैक वाला सीधा है। तो ये अजीब चीज है। इतनी डिटेल पे हम रोक देते हैं यहाँ पे। अब वो देखें, ग्रीक सिंबल्स की किताब शुरू में मैंने आपको बताया था, वो पीछे रखी हुई है, अभी तक याद है मुझे कि वो किताब है वहाँ पे। गुड। तो ये। बट हाउ इज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह? हाउ डू यू डिफाइन तवक्कुल? कभी ऐसा हुआ बिल्कुल गिर गई, देन व्हाट हैपेंड कि दोबारा स्ट्रांग हो गई? कुछ ऐसा है आपके पास? मेरा मालिक मुझे हर नुकसान से वापस लेके आ जाता है। मेरा मालिक मुझे कभी ज़्यादा दिन परेशान नहीं रहने देता। कोई भी इंसान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी मुश्किल में डालना चाहता है, अल्लाह ताला उसे उसके अज़ाइम में नाकाम कर देता है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए, क्योंकि वो हर एक के लिए मौजूद है। आपको सिर्फ उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। अब वो किस तरह जोड़ना है, उसके कुछ रास्ते उसने बताए हुए हैं, कुछ रास्ते आप खुद ढूंढ लें। जब वो दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि टूटा तो कभी था ही नहीं। ये। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको भी शूट पे जाना है, वी हैव अनदर शूट टू शूट, बहुत शुक्रिया, अनदर सेगमेंट टू शूट विद यू। सो हम इसको इस पे रैप अप करेंगे, बट होपफुली वी विल सिट अगेन। आपने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए इस तरह की बात करके। आई थिंक जो मैंने, हमारी फ़ोन में बात हो रही थी तो टीकू ने कहा कि मुझे तो बताने के लिए इतना कुछ है नहीं, मैं क्या बात करूँगा। तो मैंने दिल में कहा आप आएँ फिर हम बात करते हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई मसला नहीं। आई स्टिल फील देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड कवर, बट इंशाल्लाह उसके लिए एक और सिटिंग करेंगे। इंशाल्लाह, अगर आपको लगे तो ज़रूर बुला लीजिए। बिल्कुल हम करेंगे, बट अभी के लिए शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने अपने बहुत शुक्रिया स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, कोई ऐसी बात, एंड शेयर्ड सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विद अस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर जर्नी। बस तेरा साथ हो तपिश में और हमराही में। अब आपकी कब अपीयरेंस होती है? आई एम क्यूरियस। बहुत जल्द। आई थिंक फिर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द सीरियल। कितने हो गई हैं आप लोग तो फॉलो करते हैं? याद कि कितनी हुई हैं? 15-16 हो गई होंगी, उससे तो ज़्यादा हो गई हैं, है ना? तो आने वाला होगा 20th के बाद, कभी भी आ सकता है, किसी वक्त भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।